तो सॉल्यूशन उस क्वेश्चन का ये है कि भाई अल्टीमेटली आप तार को खींचेंगे तो वॉल्यूम जो रहेगा वो सेम रहेगा, यानी वॉल्यूम ऑफ वायर सिलेंड्रिकल माना जाता है। मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं सिलेंड्रिकल, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वायर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, अगर आप तार को खींचते हैं तो लेंथ बढ़ेगी, एरिया कम हो जाएगा, मोटाई कम हो जाएगी, तो अल्टीमेटली क्या है उसका जो वॉल्यूम है फिर भी सेम ही रहेगा। ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, तो ये कांस्टेंट हो गया आपका। ठीक, उसके बाद एरिया डायमीटर के टर्म्स में अगर हम लिखें, क्योंकि सिलेंडर है, सिलेंडर का जो क्रॉस सेक्शन होता है, अगर मान लीजिए ये हमारा वायर है, ये वायर है, तो ये इसका क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन जो है वो सर्कुलर है। ठीक है, सर्किल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन अगर डायमीटर के टर्म्स में लिखेंगे तो पाई डी स्क्वायर बाय 4 होता है। एरिया का फॉर्मूला हो गया पाई डी स्क्वायर बाय 4 इंटू एल बराबर कांस्टेंट। अब अगर आप 4 को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या पाई से कांस्टेंट में डिवाइड करेंगे तो अल्टीमेटली रहेगा तो कांस्टेंट ही, क्योंकि पाई भी कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है, और इधर हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट अपॉन 1 कर देते हैं। नहीं समझे? यानी आप ऐसे लिख लो, ज्यादा नहीं समझ पा रहे तो डी स्क्वायर इंटू एल बराबर 4 इंटू कांस्टेंट अपॉन पाई एक और कांस्टेंट, तो कांस्टेंट में कांस्टेंट मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, अल्टीमेटली रहेगा तो कोई कांस्टेंट। हाँ भाई, कोई नया कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है नहीं? तो डी स्क्वायर इंटू एल इक्वल टू अ कांस्टेंट अल्टीमेटली। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देता है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब कुछ ना समझ में आए तो टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन का सिंबल डी बाई डी टी, इधर क्या है डी स्क्वायर इंटू एल, उधर डी बाई डी टी क्या है कांस्टेंट। डिफरेंशिएशन का सीधा नियम है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, यानी कुल मिला के डी बाई डी टी ऑफ डी स्क्वायर इंटू एल बराबर 0। चलो अब यहां पे थोड़ा दिमाग लगाते हैं, मल्टीप्लाई का साइन है बीच में। प्रोडक्ट रूल कहता है पहला फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा प्लस दूसरा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ पहला, समझ रहे हैं, इज इक्वल टू 0। ये प्रोडक्ट का रूल है। ये दो फंक्शन है, पहला इंटू डी बाई डी टी और दूसरा, ये एल लिखा हुआ है अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो, प्लस फिर दूसरा इंटू डी बाई डी टी और पहला। अब हम आगे डिफरेंशिएशन बढ़ाते हैं। इसके साथ तो डीएल के साथ जो होना था सो हो गया, कुछ नहीं किया जा सकता, डीएल अपॉन डी टी हो गया, एल लिखा ही हुआ है। यहाँ क्या हो सकता है, 2 आगे आ जाता है और डी की पावर में से 1 कम हो जाएगा, इंटू डी बचेगा। ठीक है, और चेन रूल के अकॉर्डिंग डी डी अपॉन डी टी बचेगा। ठीक है, चेन रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इज इक्वल टू 0 हो गया। पर सर ये चेन रूल क्या बताया, थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं, जिनको डिफरेंशिएशन आता है वो जल्दी समझ जाएंगे। जैसे डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर होता है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं 2t, इतना छोड़ देते हैं। वास्तविकता में क्या है, एक्चुअली ये होता है 2 इंटू टी इंटू फिर ये जो वेरिएबल होता है उसका रीडिफरेंशिएशन आगे लगा होता है। तो क्योंकि dt बाई डी टी 1 हो जाता है, इस वजह से नॉर्मली हम लोग इस बात को रिप्रेजेंट ही नहीं करते कि आगे dt बाई डी टी। बट अगर नीचे का वेरिएबल t था और ऊपर का वेरिएबल d होता तो फिर ये क्या होता, ये 2d होता और ये dd बाई डी टी होता, और फिर dd बाई डी टी क्या 1 हो पाता, नहीं हो पाता। नहीं समझे? इसको चेन रूल कहते हैं, यानी जब कभी भी ऊपर भी वेरिएबल है और नीचे भी वेरिएबल है लेकिन दोनों वेरिएबल अलग अलग है। ध्यान सुनना, चेन रूल कब लगता है। ठीक है, आपको चेन रूल अभी तक कहीं लगा हुआ क्यों नहीं दिखाई दिया, क्योंकि आप क्या लिखते थे, डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर लिखते थे, राइट, डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर लिखते थे, यानी ऊपर भी वेरिएबल वही होता था, नीचे भी वेरिएबल वही होता था। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करते थे तो 2t लिखते थे,
और आगे डी बाई डी टी ऑफ वेरिएबल जो था उसका डिफरेंशिएशन हो जाता था, इसकी वैल्यू 1 हो जाती थी, लफड़ा खत्म, केवल 2t रह जाता था, राइट। किंतु अगर इसी d की जगह देखो अलग लिख रहे हैं तो और समझ में आ जाएगा, ये d स्क्वायर हो गया मान लीजिए, तो जैसे t स्क्वायर का 2t होता है वैसे d स्क्वायर का 2d हो जाएगा। फिर वेरिएबल की पावर, वेरिएबल, ये जो वेरिएबल होता था उसको रीडिफरेंशिएट किया जाता था मल्टीप्लाई लगा के, तो हम भी क्या करेंगे डी बाई डी टी ऑफ वेरिएबल। अब मुद्दा ये है कि इसको 1 किया नहीं जा सकता क्योंकि ये डी डी बाई डी टी है, इसमें क्यों 1 हो गया, क्योंकि डी टी एक कम डी टी मान लो 1 हो गया, समझे। तो अगर नहीं पल्ले पड़ा अभी भी आपको चेन रूल तो फिर दिक्कत का विषय है, अदरवाइज फिलहाल इस क्वेश्चन भर के लिए तो आप याद कर लीजिए, फिर डिटेल में किसी दिन चेन रूल पढ़ेंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये हो गया, आप dt एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप 0 कर सकते हो। क्या हो गया, हाँ क्या क्या कॉमन हो गया, d कॉमन हो गया और नीचे dt कॉमन हो गया। आप गौर से देखिए, इधर एक d कॉमन हो गया तो बचा d और ये बचा dl, यहां क्या बचा 2l dd इज इक्वल टू 0, 2l dd इज इक्वल टू 0, कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये d बाई डी टी को उधर फेंक दो तो 0 हो जाएगा, तो क्या बचा है d dl प्लस 2l dd बराबर 0, इसको उधर फेंक देते हैं, तो d dl बराबर माइनस का 2l dd, कैपिटल D को इधर और स्मॉल l को इधर ले आते हैं, तो dl बाय l बराबर माइनस 2 dd अपॉन d, d को डेल्टा समझ लो, ये क्या है, ये है लेटरल स्ट्रेन, चेंज इन डायमीटर अपॉन इनिशियल डायमीटर, और ये dl अपॉन l ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, ठीक है। तो ले लो, अर्थात मैं एक काम करता हूं, ये हो गया आपका स्ट्रेन का सिंबल क्या होता है, एप्सिलॉन होता है, एप्सिलॉन, ये -2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन लेटरल हुआ, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा एप्सिलॉन, ये लेटरल हुआ तो LA और ये लॉन्गिट्यूडनल तो LO, इसको उधर फेंक देते हैं, 2 को इधर ले आते हैं, तो माइनस का 1/2, माइनस नहीं, माइनस उधर ही रहने दीजिए, वो माइनस एप्सिलॉन लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, माइनस का लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, पॉइजन्स रेशियो। अगर आपको ऐसे नहीं भी लिखना है नो प्रॉब्लम, आई डोंट हैव एनी इश्यू, आप सीधे सीधे 1/2 इधर कर दीजिए, ये हो गया dd बाई डी होल अपॉन dl बाय l, ठीक है, ये तो समझ सकते हो, ये तो है चेंज इन डायमीटर अपॉन इनिशियल डायमीटर, चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, वो माइनस साथ यही हो गया क्या, पॉइजन्स रेशियो, तो ये हो गया 0.5 और पॉइजन्स रेशियो सिग्मा से मिला जाता है। यही सिद्ध करना था कि पॉइजन रेशियो की वैल्यू सिलिंड्रिकल वायर के लिए क्या होती है, 0.5 होती है। कॉपी। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 83 करते हैं, मेरी शीट का ये न्यूटन का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ देते हैं, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। A uniform cylindrical wire of length 4 meter and diameter 0.6 millimeter is stretched by a certain force such that its length is increased by 4 mm. If the Poisson's ratio of the material is 0.3, calculate the change in diameter. ठीक है, अब आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे। ये क्वेश्चन तो बाय द वे जस्ट फॉर्मूला बेस्ड है, लेकिन ये जो जिन फॉर्मूलों में माइनस आएगा ना, जैसे अभी बल्क मॉडुलस आएगा, अगला टॉपिक जब आएगा बल्क मॉडुलस, तो बल्क मॉडुलस में भी ऐसी कोई समस्या आएगी, फॉर्मूले में आएगा माइनस, लेकिन हमें सवाल जब हमें न्यूमेरिकल्स करने होंगे तो हम क्या ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन में जो डेटा दिया वो लिख लेते हैं। यूनिफॉर्म सिलिंड्रिकल वायर ऑफ लेंथ 4 मीटर, एल का वैल्यू 4 मीटर दिया गया था, ठीक है। डायमीटर जो इसका दिया गया था वो 0.6 mm दिया गया, 0.6 mm बोले तो 0.6 × 10⁻³ मीटर दे दिया गया, ठीक है। इसको खींचा गया तो जो इंक्रीज इन लेंथ आया है डेल्टा एल, वो कितना आया है 4 मिलीमीटर। 4 मिलीमीटर बोले तो 4 × 10⁻³ मीटर, ठीक है। पॉइसन रेशियो की वैल्यू अगर 0.3 हो तो कैलकुलेट करना है चेंज इन डायमीटर, ठीक है। तो पॉइसन रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा डी अपॉन होल अपॉन डी होल अपॉन
डेल्टा एल अपॉन एल। अब दिक्कत क्या है कि माइनस लगा हुआ है, ठीक है, ओके, और ध्यान समझिएगा। तो चेंज इन डायमीटर जब कभी न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग, तो हम लोग क्या करके चलेंगे कि माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस में कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, डायमीटर कम हो रहा है, राइट। तो न्यूमेरिकल लगाते वक्त हम ये माइनस को नहीं लेंगे, ठीक है। बस अल्टीमेटली डेल्टा डी की जो भी वैल्यू आएगी उसका मतलब ये निकल के आ जाएगा कि क्या हुआ है, डायमीटर कम हुआ है, बस, ठीक है। तो माइनस नहीं लेना है, समझ में आ गई बात। जब पॉइजनस रेशियो या बल्क मॉडल्स का क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, तो माइनस हटा देंगे और दिमाग में बात रखेंगे कि थ्योरी में इसको लिख देना है बात में, ठीक है। तो हम माइनस हटा दें, तो सिग्मा इज इक्वल टू कितना हो गया, 0.3। चेंज इन डायमीटर जो है वो हमें निकालना है। इनिशियल डायमीटर हमको दे रखा गया 0.6 × 10⁻³ चेंज इन लेंथ की वैल्यू 4 × 10⁻³ और इनिशियल लेंथ की वैल्यू 4 मीटर हो गई। जब सॉल्व कर लेंगे, आप सॉल्व कर ही लेंगे आफ्टर सुपर फास्ट कैलकुलेशन, डेल्टा डी का वैल्यू जो आ जाएगा वो 0.18 × 10⁻⁶ मीटर आएगा, जिसको आप लोग 0.18 माइक्रोमीटर भी लिख सकते हैं। यानी कि आंसर में क्या लिखा जाएगा, दैट इज diameter of wire will be reduced by 0.18 माइक्रोमीटर, ठीक है, डायमीटर कम हो गया, ठीक है। मतलब आप जब माइनस हटा रहे हो तो आप प्रॉपरली जस्टिफाई भी आखिरी में कर रहे हो कि हमें माइनस का मीनिंग पता है क्या, ठीक है। कॉपी कर लीजिए, हेडिंग डालिए, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर अ मेटालिक वायर, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर अ मेटालिक वायर। एक्चुअली हो क्या रहा है, कंसीडर द सिचुएशन, ये प्रैक्टिकल अप्रोच है, मतलब ग्राफ कैसे बिहेव कर रहा है, मतलब वायर कैसे बिहेव कर रहा है जब स्ट्रेस अप्लाई किया गया, उसमें स्ट्रेन कितना, मतलब समझ गया ना। स्ट्रेस मतलब हमने जो उसमें डिफॉर्मेशन करने की कोशिश करी, और स्ट्रेन मतलब उसमें जो डिफॉर्मेशन आ गया, ठीक है। ऐसे समझिए फिलहाल मोटी मोटी भाषा में, तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। वाकई बेसिकली स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या क्या होता है वो तो मैं बता चुका हूँ आपको, लेकिन यहाँ पे आप ऐसे समझेंगे तो बेटर समझ में आएगा। तो जब हम किसी तार को फोर्स लगा के खींचेंगे तो बनी बात है उसमें डिफॉर्मेशन आएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इस ग्राफ में आया हुआ स्ट्रेस और इस ग्राफ में मतलब लगाया हुआ स्ट्रेस, और इस वायर में लगाया हुआ स्ट्रेस वाई एक्सिस पे प्लॉट किया, और इस वायर में जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ वो हमने इस एक्सिस पे प्लॉट किया, ठीक है। तो ये जो ग्राफ बनता है, ये ग्राफ कुछ यूं बनता है, इस प्रकार। अब ये क्या है, कैसे है, क्यों बना ऐसा ग्राफ, उसको एक्सप्लेन करना ही हमारे सिलेबस में, ठीक है। तो देखिए हुआ क्या, सबसे पहला स्टेप है ओ पॉइंट से, जब बिल्कुल ना तुमने कोई स्ट्रेस लगाया था और ना ही कोई स्ट्रेन था इसमें, यानी शुरुआत में वायर एकदम फ्री था, रिलैक्स था। फिर तुमने क्या किया, इसमें स्ट्रेस बढ़ाया, स्ट्रेस आपने बढ़ाया, तो स्ट्रेन भी धीरे धीरे इसमें बढ़ाओ, बढ़ते बढ़ते कौन सा पॉइंट आ गया, ए, ठीक है। आप नोटिस कर पा रहे होंगे ओ से ए तक स्ट्रेट लाइन बना हुआ है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बना हुआ है। तो स्ट्रेट लाइन अगर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी ग्राफ का अकल है, ठीक है, तो किसी भी मतलब y प्रोपोर्शनल x जब बनता है तभी क्या होता है, तभी स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन होती है, अगर आपको ये बात पता है तो। अगर बायो वाले हैं नहीं पता होगा, ठीक है, मैथ्स वाले हैं तो पता होना चाहिए, और अगर जो बायो वाले भी हैं तो उसको ये ध्यान रखिए, ठीक है। यानी जब कभी भी x और y प्रोपोर्शनल होते हैं तब y वर्सेस x का ग्राफ हमेशा ओरिजिन से पास करता हुआ स्ट्रेट लाइन बनता है। तो इसका मतलब आप रिजेंबल कर सकते हो यहाँ से कि y की जगह पे स्ट्रेस है और x की जगह पे स्ट्रेन है, और ग्राफ हमारा ऐसे ही बना हुआ है o से a तक। इसका मतलब क्या हुआ, इस पूरे o से a तक हम कह सकते हैं कि क्या रहा होगा, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, राइट। गलत तो नहीं कह रहा हूं। अगर y वर्सेस x का ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन है तो इसका मतलब ये होता है कि y और x प्रोपोर्शनल है। उसी प्रकार
अगर O से लेके A तक का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन बना हुआ है, इसका मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और स्ट्रेस और स्ट्रेन कब तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहते हैं? जब तक लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी नहीं आ जाती। याद करिए, बताया था ना हुक्स लॉ। ठीक है, तो इस A पॉइंट को कहा जाता है प्रोपोर्शनैलिटी। प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट या लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, यहां तक 100% श्योर है। क्या? यहां तक 100% श्योर है कि अगर तुमने यहां तक, मतलब तुमने अभी केवल स्ट्रेस यहीं तक लगाया है और स्ट्रेन इसमें यहां तक आया है। ठीक है, कितना स्ट्रेन आ चुका है? यहां से यहां तक ये स्ट्रेन हुआ, और कितना स्ट्रेस लगाया तुमने? यहां से यहां तक। अगर तुम इसको खत्म कर दो, यानी अगर तुम इस वायर को छोड़ दो, तो वायर क्या करेगा? क्योंकि अभी वो इलास्टिक लिमिट के अंदर था, हमने पढ़ाया था इलास्टिक लिमिट, ये लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, क्योंकि अभी वो इलास्टिक लिमिट के पहले ही है, इस वजह से वायर वापस आ जाएगा और फिर से उसका स्ट्रेस कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी कि आपको याद होगा मैंने बोला था कि जब तक लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी या इलास्टिक लिमिट क्रॉस नहीं होती है, तब तक अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा लें तो बॉडी फिर से कंप्लीटली एंड क्विकली क्या करती है? अपने पुनः शेप और साइज को रीगेन कर लेती है। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर है? अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ऐसा देखा जाता है कि प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट से भी थोड़ा सा आगे अगर हम चले जाएं तो भी वहां तक भी अगर तुमने छोड़ दिया तो वायर वापस आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। मतलब ये प्रैक्टिकल चीज हो रही है। ठीक है, थ्योरेटिकल बात अगर करी जाए तो यहीं से खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन प्रैक्टिकल चीजों में और थ्योरेटिकल चीजों में फर्क आ जाता है। तो यहां पे बात टोटली प्रैक्टिकल चल रही है। तो हमने नोटिस ये किया कि जब हम प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट से भी आगे चले जाते हैं, जब हम प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट से भी थोड़ा आगे चले जाते हैं, फिर भी गुंजाइश ये रहती है कि अगर आप इस जगह तक भी वायर को छोड़ दें, फिर से उसको छोड़ दें, रिलीज कर दें, फोर्स हटा दें, तो फिर बॉडी वापस अपने शेप और साइज में रीगेन कर लेती है। यानी स्ट्रेन कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। ठीक है, स्ट्रेन मतलब डिफॉर्मेशन, मान लीजिए डिफॉर्मेशन 0 हो जाता है। लेकिन तो इसको बोलते हैं हम लोग इलास्टिक लिमिट। ये चीज होती है इलास्टिक लिमिट, इसे कहते हैं हम इलास्टिक लिमिट। ठीक है, या लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, इसके बाद ये पॉइंट आया, ये पॉइंट सी। ये वो पॉइंट है जहां पे डिफॉर्मेशन आ गया बॉस। मतलब अगर तुमने इलास्टिक लिमिट तक भी तुम नहीं माने तो तुम और आगे खींच लिए उसको, तो अब क्या हो गया? ये यील्ड हो गया। यील्ड पॉइंट कहते हैं इसे। यानी अब यहां पे आने के बाद, यानी बी के तुम आगे चले गए और तब तुमने तार छोड़ा, तो वापस तो आएगा, लेकिन उसमें कुछ बहुत डिफॉर्मेशन रह जाएगा, तकरीबन 1% के आसपास, नियरली या लेस देन कह लो, लेस देन स्ट्रेन जो रह जाती है वो लेस देन 1% रह जाती। बात भी समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यानी आप इलास्टिक लिमिट से आगे अगर चले गए, आपने और स्ट्रेन लगा दिया, स्ट्रेस लगा दिया, सॉरी, अगर आप इलास्टिक लिमिट के आगे जाके आपने स्ट्रेस लगा दिया, तो उसके बाद अगर आप छोड़ोगे तो बॉडी वापस तो आती है, लेकिन कंप्लीटली वापस नहीं आती, स्ट्रेन रह जाता है। इस वजह से इसको क्या कहते हैं? यील्ड पॉइंट कहते हैं। ठीक है, इसके बाद भी अगर तुम नहीं माने तो ये जो रीजन है इसे कहा जाता है प्लास्टिक रीजन। फिर उसके बाद वापस जाने वाला काम खत्म हो गया। ठीक है, एक हद तक आखिरी में आदमी सरेंडर कर देगा। ठीक है, तो वायर ने अब सरेंडर कर दिया, अब आप वापस नहीं जाएंगे, तुम खींचे रहो। अब तुम जितना खींचोगे तार उतना बढ़ता जाएगा, और छोड़ भी दोगे तो अब वापस भी नहीं आएगा। ठीक है, अब उसकी इच्छा खत्म हो गई है। ठीक है, जीवन से ताल्लुक खत्म हो गया।
तुम फिर भी नहीं माने और आखिर में खींचते चले गए, तो ये वो बिंदु है जिसे हम लोग कहते हैं डी पॉइंट, विच इज कॉल्ड फ्रैक्चर पॉइंट। तार जाके यहां पे अल्टीमेटली टूट गया। आ गई बात समझ में? ठीक, तो अब इस ग्राफ की हेल्प से बहुत सारी चीजें निकलती हैं जिनको हम क्वेश्चन के माध्यम से डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इसको बना लीजिए। ठीक है, प्लास्टिक रीजन में क्या होगा, लेंथ बढ़ती जाएगी, लेंथ बढ़ने लगेगी, बढ़ते बढ़ते एक वक्त ऐसा आएगा भाई लेंथ बढ़ेगी तो थिनिंग शुरू हो जाएगी। थिनिंग मतलब तार कहीं से पतला होता चला जाएगा। तो एक वक्त ऐसा आएगा जब तार पतला होते होते एक जगह पे आके टूट जाएगा। कुछ चीजें हैं जो मैंने नहीं लिखी हैं, इसको इलास्टिक रीजन कहा जाएगा। वैसे अंडरस्टूड था लेकिन मैं फिर भी लिख दे रहा हूं, इलास्टिक रीजन कहा जाएगा। ये जितना डिफॉर्मेशन आ गया है परमानेंटली, इसे बोला जाता है परमानेंट सेट, इसे बोला जाता है परमानेंट सेट, परमानेंट सेट। ठीक है, इस प्रकार से। और ये तकरीबन ये पॉइंट है 30% का। ठीक है, 30% से ज्यादा जब स्ट्रेन हो जाती है वायर में, फिर वो टेंडेंसी हो जाती है कि उसके बाद मेटेलिक वायर टूट जाएगा। चलिए अब इस कंसेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। मेरी शीट में क्वेश्चन नंबर 8 है, ये एनसीईआरटी का 9.3 है, 9वें चैप्टर में तीसरा सवाल है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर मटेरियल्स ए एंड बी आर एज फॉलोज। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एक मटेरियल ए है जिसके लिए ऐसे ड्रॉ किया गया है, एक मटेरियल ए जिसके लिए ऐसे ड्रॉ किया गया है। The graphs are drawn to the same scale. ग्राफ जो है वो सेम स्केल के लिए ड्रॉ किए गए हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें इतना सा चलेंगे तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, इतना सा इसमें चलेंगे तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। स्केल बराबर है, यानी केवल ग्राफ का साइज और शेप अलग अलग है, बाकी सब कुछ सेम है। अच्छा, इसमें 4 सवाल है इस क्वेश्चन में। मैं क्वेश्चन शुरुआत से पढ़ता हूं। क्वेश्चन में ये ग्राफ ए और बी दिए हुए हैं, इसके अलावा जो क्वेश्चन में लिखा है मैं पढ़ रहा हूं। द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर मटेरियल्स ए एंड बी आर एज शोन इन द ग्राफ्स। ठीक है, ए पार्ट करना है। विच ऑफ द मटेरियल हैज ग्रेटर यंग मॉडुलस। दूसरा है विच मटेरियल इज मोर डक्टाइल। तीसरा है विच मटेरियल इज मोर ब्रिटल। चौथा है विच ऑफ द टू इज स्ट्रॉन्गर मटेरियल। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन पे अगर हम लोग आ जाएं तो हम थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे और समझ जाएंगे। यंग मॉडुलस अगर देखा जाए तो स्ट्रेस बराबर ई इंटू स्ट्रेन था, हुक्स लॉ से अगर याद करिए आप, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और अगर वायर का केस है तो इसी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हमने वाई कहा था। तो अगर हम वाई यहां से कैलकुलेट करें तो वाई क्या हो गया, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, राइट। अगर देखा जाए इस ग्राफ में तो स्ट्रेस हमारा है परपेंडिकुलर और स्ट्रेन हमारा क्या है, बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा, राइट। तो यहां पे देखिए थीटा आपको साफ साफ ज्यादा दिख रहा है और यहां पे थीटा कम दिख रहा है। ठीक है, वैसे tan थीटा को हम लोग स्लोप भी कहते हैं मैथ्स की भाषा में, राइट। तो अभी मैं एक कंक्लूजन लिख दूंगा आखिरी में, तो आपको ये इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, केवल स्लोप देख के काम चल जाएगा। फिलहाल मैं इतना बता सकता हूं कि जिसका थीटा ज्यादा होगा उसका वाई ज्यादा होगा, साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो हम लिख सकते हैं बिकॉज थीटा इन केस ऑफ ए इज ग्रेटर देन थीटा इन केस ऑफ बी, देयरफॉर यंग मॉडुलस इन केस ऑफ ए इज ग्रेटर देन यंग मॉडुलस इन केस ऑफ बी। समझ गए, यानी ए का यंग मॉडुलस ज्यादा होगा, साफ साफ दिख रहा है। वैसे तो मैंने कंसेप्ट पूरा निकाला आपके लिए, लेकिन मैं आपको अगर शॉर्टकट की बात बताऊं तो अगर कभी ऐसा आ जाए कंपेयर करने के लिए तो आप सीधा सीधा कंपेयर करिएगा। ठीक है, स्लोप प्रोपोर्शनल टू यंग मॉडुलस, यही तरीका है। ठीक है, या थीटा प्रोपोर्शनल टू यंग मॉडुलस। ठीक है, दो में से एक चीज। ठीक है, बात तो मुझे लगभग सेम आती है। तो जिस ग्राफ का, जैसे यहाँ पे देखिए थीटा ए बड़ा दिख रहा है और यहाँ पे थीटा बी छोटा दिख रहा है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि थीटा और वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इस वजह से यंग मॉडुलस ए का ज्यादा होगा, बी का कम होगा।
ठीक है, चलिए हम बी पार्ट की बात कर लेते हैं। बी क्वेश्चन की, बी इज वेरी इजी। विच मटेरियल इज मोर डक्टाइल, कौन ज्यादा दूर तक खींच सकता है, यानी खींचने का मतलब कौन कितना ज्यादा डिफॉर्मेशन अपने ऊपर ले सकता है बिना टूटे हुए। ठीक है, तो डक्टिलिटी का मतलब होता है कितना ज्यादा डिफॉर्मेशन आ सकता है किसी में। तो आप नोटिस करिए ए वाले तार में डिफॉर्मेशन खूब दूर तक गया है, लेकिन बी वाले तार में यहीं पे तार टूट गया है। आई बात समझ में? यानी ए वाला तार दूर तक खींचते हुए चला गया, स्ट्रेन खूब दूर तक हुई। यानी कुल मिला के अगर शॉर्टकट की बात करी जाए तो मैं शॉर्टकट के फॉर्म में आपको इसके लिए यह बता सकता हूं कि जो डक्टिलिटी होती है वो प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेन के। ठीक है, जिस ग्राफ में स्ट्रेन दूर तक जाएगा वो मटेरियल ज्यादा डक्टाइल हो जाएगा, ज्यादा खींच पाएगा। तो ए ज्यादा डक्टाइल मुझे दिख रहा है यहाँ पे, तो क्योंकि स्ट्रेन इन केस ऑफ बी मुझे कम दिख रहा है स्ट्रेन इन केस ऑफ ए, तो डक्टाइल भी हमारा क्या हो जाएगा, ए ज्यादा हो जाएगा। स्ट्रेन सॉरी प्रोपोर्शनल का साइन होना चाहिए, जितना ज्यादा स्ट्रेन उतना डक्टिलिटी। तो ए में डक्टिलिटी ज्यादा है, ए में स्ट्रेन ज्यादा है, तो ए में डक्टिलिटी भी ज्यादा होगी। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, बेटर रहेगा। ए में स्ट्रेन ज्यादा है तो ए विल बी मोर डक्टाइल, मोर डक्टाइल। ठीक है, चलिए थोड़ा यहां लिख देता हूं, जगह कम है। सी पार्ट में पूछा गया विच इज मोर ब्रिटल, तो डक्टिलिटी का उल्टा ब्रिटलनेस होता है। ठीक है, तो उल्टा समझ जाइए। ठीक है, अगर आपको ब्रिटलनेस का फंडा लिखना है, ब्रिटल यानी कौन कितनी जल्दी टूट जाएगा, तो ब्रिटलनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो जिसका स्ट्रेन ज्यादा वो उतना कम ब्रिटल हो गया। ठीक है, तो क्योंकि स्ट्रेन बी में कम है ए से, तो जिसमें स्ट्रेन कम होगी वो ब्रिटल ज्यादा हो जाएगा। तो स्ट्रेन बी में कम है इसलिए बी ज्यादा ब्रिटल हो जाएगा। बी विल बी मोर ब्रिटल। डी पार्ट की बात करें, कौन ज्यादा मजबूत है, ज्यादा मजबूत वो होगा जो ज्यादा सह जाएगा स्ट्रेस को, यानी जिसका ग्राफ जितना ज्यादा ऊंचा जाएगा इसका मतलब वो उतना ज्यादा स्ट्रेस झेल पाया है। मजबूत वही है जो टॉर्चर झेल ले जाए। क्या दिख रहा है, टॉर्चर ए ज्यादा झेल पा रहा है, बी कम झेल पा रहा है, उतना ऊंचा नहीं बन पाया। ठीक है, तो यानी स्ट्रेन रेंज जिसकी ज्यादा है, अगर शॉर्टकट के हिसाब से मैं पढ़ाऊं तो स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल हो जाएगी स्ट्रेस रेंज। जितना ज्यादा स्ट्रेस का रेंज हो जाएगा, तो क्योंकि स्ट्रेस रेंज जो है वो ए की ज्यादा है स्ट्रेस रेंज ऑफ बी से, इस वजह से ए विल बी मोर स्ट्रॉन्ग। ठीक है, कॉपी कर लीजिए।